नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत नोबल अर्थशास्त्री और उनके योगदान के विषय में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम कई सीरीज पे बात करेंगे और इसके अंतर्गत उस अर्थशास्त्री के विषय में, उसका कंट्रीब्यूशन के विषय में बताएंगे जो नोबल पुरस्कार प्राप्त करता है। अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस चैनल इज वेरी यूजफुल फॉर या वेरी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी एग्जाम के लिए, आपका यूकेपीएससी, जीआईसी मेंस के लिए, नेट जेआरएफ, ईटीसी, ठीक है। एंड रिसर्च मेथोलॉजी का भी हमने कई पोर्शन इसमें जोड़ा ताकि पीएचडी धारकों को काफी अधिक हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं नोबल अर्थशास्त्री, नोबल पुरस्कार विजेता यानी अर्थशास्त्री और उनके योगदान क्रमशः क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले आपके अर्थशास्त्री हैं पॉल एल ए शम्यूल्सन के विषय में बात करते हैं। पॉल एस ए शम्यूल्सन को नोबल पुरस्कार अर्थशास्त्र की जगत में प्राप्त हुआ था और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि उनका योगदान क्या था और किस चीज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री, क्योंकि ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, पॉल ए शम्यूल्सन को 1970 में उनके प्रतिभाशाली योगदान के लिए प्रदान किया गया। शम्यूल्सन की उनकी कृति डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक थ्योरीज और पुराने सिद्धांतों के लिए नए प्रयोगों की उपलब्धि के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी कृति है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक थ्योरीज, तो इसके लिए प्रदान किया गया। स्वीडिश एकेडमी ने यह घोषणा करते समय यह सही कहा था कि शम्यूल्सन ने आर्थिक सिद्धांत के क्षेत्र में अन्य किसी अर्थशास्त्री की अपेक्षा वैज्ञानिक विश्लेषण के स्तर को ऊंचा उठाया। यानी इन्होंने अर्थशास्त्र को साइंटिफिक एनालिसिस मेथड से या साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा और अर्थशास्त्र को और अधिक तार्किकता के परिपक्वता में खरा उतारा। ठीक है, उन्होंने अमेरिका के आर्थिक और वित्तीय नीतियों को अच्छा आकार देने का प्रयास किया। साथ ही साथ शम्यूल्सन अमेरिका से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अर्थशास्त्री आपके बने। तो इस प्रकार हम देखें कि पॉल ए शम्यूल्सन ने वास्तव में अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग के द्वारा इसको और अधिक साइंटिफिक कर दिया और इनका जो साइंटिफिक एनालिसिस था ये अर्थशास्त्र को और ऊंचे पायदान पर पहुंचाने में मदद किया। शम्यूल्सन ने आर्थिक समस्याओं की व्याख्या और स्पष्टीकरण के लिए हमेशा गणित के उपयोग की वकालत की और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में यदि गणित का प्रयोग कर दिया जाए तो वास्तव में जो इसके पूर्वानुमान है ये बहुत अधिक साइंटिफिक काम करने लगेंगे तथा मैथ के प्रयोग करने से जो इसका एक दृष्टिकोण है वो साइंटिफिक दृष्टिकोण हो जाएगा। इसलिए ये गणित के प्रयोग के अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग के बड़े अधिक हिमायती थे। 1949 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस विश्व प्रसिद्ध हुई थी। शम्यूल्सन ने कहा था अर्थशास्त्र कभी भी निराशाजनक विज्ञान नहीं था और ये एक वास्तविक विज्ञान होना चाहिए और वास्तविक विज्ञान के लिए आपको गणित का प्रयोग इसमें करना होगा। शम्यूल्सन का योगदान मुख्य रूप से आर्थिक विश्लेषण, सार्वजनिक व्यय, उपभोक्ता कल्याण आदि क्षेत्र रहे। यानी इकोनॉमिक एनालिसिस, आपके पास पब्लिक एक्सपेंडिचर और आपका कंज्यूमर वेलफेयर आदि सेक्टर पे इन्होंने कार्य किया। उन्होंने प्रकटित अधिमान धारणा, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को आपने देखा होगा और उसमें उन्होंने कहा था कि जिस क्रम को एक उपभोक्ता सबसे पहले पसंद करता है वही क्रम उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अदर चाहे जो भी ऑप्शंस पे अगर आप उनको भेजोगे तो वास्तव में वो उससे
कम उसको यूटिलिटी प्रदान करेगा। तो जो वो कॉम्बिनेशन को रिवील्ड करता है वही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अन्य कोई भी क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो उतना अधिक सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो जो सिमुलेशन का योगदान था वास्तव में उपभोक्ता कल्याण के प्रचलन में रुचियों और उपयोगिताओं का आकलन करने की बजाय उन्होंने उपभोक्ता द्वारा निर्मित वास्तविक चयन पर आधारित दृष्टिकोण विकसित किया और प्रकटित अधिमान सिद्धांत इसका एक व्यवहारिक उदाहरण है। इसके पहले आपका हिक्स का आपने देखा होगा तटस्थ वक्र, जिसके अंतर्गत कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर आप पकड़ते हैं या कोई भी कॉम्बिनेशन पे आप रहते हैं तो सारे कॉम्बिनेशन पर आपको यूटिलिटी A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, C इक्वल टू D, D इक्वल टू E प्राप्त होता है। इफ यू आर A or B or C or D or E, इफ यू हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, तो आपको यूटिलिटी समान होगी। लेकिन सिमुलेशन ने कहा इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, तो ऑलवेज A क्या होगा, B से ग्रेटर रहेगा, C से ग्रेटर रहेगा और D से ग्रेटर रहेगा। अगर आपने A कॉम्बिनेशन को बेस्ट कॉम्बिनेशन कह दिया तो अन्य कॉम्बिनेशन क्या होंगे, वो उससे कम यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र में बहुत वास्तविक सिद्धांत, मानव व्यवहार से जुड़े हुए सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण इन्होंने अपने सिद्धांत में किया। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, आपका सर जॉन हिक्स के विषय में बात करता हूं, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे और इन्होंने भी अर्थशास्त्र को एक नया आयाम दिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सर जॉन हिक्स को अमेरिका के केनेथ जे एरो के साथ, यानी एरो का आपने नाम सुना होगा, 1972 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हिक्स को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उनके पुरस्कार पायनियरिंग कंट्रीब्यूशंस टू द जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जे.आर. हिक्स को 1972 में उनकी जो कृति है पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द जर्नल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी के लिए इसे प्रदान किया गया। नाउ, जैसा कि बर्टिन ओहलिन ने कहा कि सामान्य संतुलन सिद्धांत आर्थिक सिद्धांत के बहुधा प्रत्यक्ष प्रयोग के लिए आधार है, जैसा कि औद्योगिक उद्यम का स्थानीकरण, संसाधन आवंटन, वित्तीय एवं रोजगार सिद्धांत और विदेशी व्यापार, ये सभी लोगों के कल्याण में वृद्धि के लिए उपयोगी होती हैं। अगर हम जे.आर. हिक्स के विषय में जानकारी करेक्ट करते हैं तो इनका जन्म वारविक में 1904 में हुआ था, यानी जे.आर. हिक्स जी का जन्म 1904 में हुआ और 1925 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 1926 से लेकर के 1935 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने कार्य किया और 1965 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही रिटायर्ड हुए। 1964 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी सर की उपाधि से उन्हें नवाजा गया। प्रोफेसर हिक्स ने 1960 में रिवेन्यू एलोकेशन कमीशन फॉर द नाइजीरिया सदस्य और रॉयल कमीशन ऑन द टैक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड इनकम के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। वो ऑल साउल्स का फेलो और ब्रिटिश एकेडमी के फेलो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित फेलोशिप को भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उनकी जो मुख्य कृतियां थी वो कृतियां कौन कौन सी थी, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ वेजेस 1932 में जे.आर. हिक्स की पॉपुलर बुक थी। वैल्यू एंड कैपिटल बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, 1939 में ये बुक आई और ये वैल्यू एंड कैपिटल सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक रही। तीसरी थी द सोशल फ्रेमवर्क एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, 1942 में ये बुक आई। चौथी बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ बजटरी रिफॉर्म, 1948 में बुक आई। पांचवी बुक थी अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, 1950 में बुक आई। छठी बुक थी अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, 1956 में आई तथा सातवीं बुक थी कैपिटल एंड ग्रोथ, बार बार एग्जाम में बुक रिपीट की जाती है, 1965 में आई। और इनकी लास्ट जो बुक थी क्रिटिकल एसे इन मॉनेटरी थ्योरी, 1967 में आई। इस प्रकार इनकी जो मुख्य कृतियां थी वो 8 मुख्य कृतियां रही।
वैल्यू एंड कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो हिक्स की चिर स्थायी कृतियों में से एक थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और ये ब्रिटेन और अमेरिका में तदंतर व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों के लिए आरंभिक बिंदु बन गई। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस थी, थ्योरीज थी, वो वास्तव में उसके लिए बेस का काम, एक फंडामेंटल नॉलेज के लिए इसको काफी ज्यादा पॉपुलर ये बुक हुई। ये उपभोक्ता अधिमान की प्राथमिक समस्या के साथ आरंभ होती है और बेरोजगारी और पूंजीवाद के भविष्य की ओर भी ले जाती है। हिक्स के कार्य की मुख्य विशेषता थी कि वो अल्फ्रेड मार्शल के आंशिक संतुलन दृष्टिकोण से वालरस के सामान्य संतुलन दृष्टिकोण, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण का तात्पर्य होता है जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में संतुलन हो। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, एक क्षेत्र में संतुलन अगर होता है तो उसे हम लोग आंशिक संतुलन कहते हैं, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। वालरस ने सबसे पहले सामान्य संतुलन दृष्टिकोण को रखा था और इन्होंने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी होती है, सभी क्षेत्र एक साथ, जो आपके पास ऑल एरिया है, सभी क्षेत्र एक साथ संतुलन में आ जाएं तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे सामान्य संतुलन दृष्टिकोण की संज्ञा देंगे। उसने अवधि विश्लेषण पर अपने कार्य और प्रत्याशाओं की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन से अपने सिद्धांत के गत्यात्मक आयाम भी आरंभ किए। यह पुस्तक आर्थिक विज्ञान की एक दुर्लभ पुस्तकों में से एक है जो विज्ञान की प्रगति में एक निश्चित अवस्था का चिन्ह भी प्रदान करती है। किसी अन्य अर्थशास्त्री से अधिक हिक्स ने तटस्था वक्र उपकरण का पुनर्स्थापन और विस्तार किया। आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक आप देखते हो तो तटस्था वक्र या अनधिमान वक्र क्या है, तो आपका आंसर यही होता है कि अनधिमान वक्र वो वक्र होता है जिसके सभी बिंदुओं पर किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, चाहे जिस बिंदु पर वो रहे। तो जब हिक्स के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हिक्स का हमको जो परिचय है वो अनधिमान वक्र, तटस्था वक्र या इंडिफरेंट कर्व से हो जाता है। पुस्तक के प्रथम 52 पृष्ठों में समकालीन सिद्धांत की सबसे अच्छी व्याख्या है। द सोशल फ्रेमवर्क और अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी उनकी अन्य पथ प्रदर्शक रचनाएं हैं जो अर्थशास्त्र के मूल यानी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को वास्तव में लोगों तक समझाने में या बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत अधिक मदद की। द सोशल फ्रेमवर्क अर्थशास्त्र की एक सुंदर प्रस्तावना है। इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर हैरड ने कहा था कि यह उच्च योग्यता वाले एक अर्थशास्त्री द्वारा रचित अर्थशास्त्र का परिचय है। उनकी शैली आसान है और लोकप्रिय है, प्रस्तुतिकरण सीधा, अग्रवर्ती और सम्मानित है। हिक्स की पुस्तक अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी स्पष्टीकरण का उत्तम अभ्यास और संभवतः मांग सिद्धांत इस पहलू पर कहा जाने वाला अंतिम शब्द के रूप में प्रशंसनीय है। उन्होंने दर्शाया कि मांग के नियम को व्यक्तियों के व्यवहार से समूहों के व्यवहार का अध्ययन के रूप में विस्तारित किया जा सकता है और एक वस्तु के लिए मांग का सिद्धांत केवल मांग सिद्धांत का आरंभ है और मांग का सामान्य सिद्धांत कीमतों के समूह के बीच संबंध का सिद्धांत है और जिस पर क्रय किए जाते हैं और मात्राओं के समूह में खरीदा जाता है उसकी विषय में बात की जाती है। तो ये हमने देखा दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों के विषय में, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, और इन अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान है। चाहे हम पॉल सैमुअल्सन की बात करें, चाहे हम सर जे हिक्स की बात करें, दोनों ने अर्थशास्त्र को एक नए आयाम प्रदान किया है। इसी प्रकार इस सीरीज के अंतर्गत अन्य अर्थशास्त्रियों के विषय में हम ब्रीफ नॉलेज तथा उनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया उसके विषय में अगले सीरीज में पुनः चर्चा करते रहेंगे। सो मच, थैंक यू।